नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बोर्ड एग्जाम बाय जीपीएस मंत्रा चैनल पे। आज जो है हम क्लास 10th का ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। जो कि हम ज्योग्राफी जो शुरू कर रहे हैं ये हम कंटिन्यू इस क्लास को आप लोग देखिएगा तो इससे आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं, 2027 में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस पर सभी सब्जेक्ट का सभी क्लास आप लोगों को दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई बहन के बीच भी इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास में क्या है खास। वहाँ देखिए इस क्लास में क्या है खास दिया गया है, उसको हम समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। आइए, चैप्टर का नाम है, आप लोग देख चुके होंगे कि संसाधन एवं उपयोग। हमारे जीवन में क्या क्या संसाधन हैं और संसाधन को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, संसाधन एवं उपयोग क्या दिया गया? संसाधन एवं उपयोग। अब लिखा गया कि संसाधन एवं उपयोग। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। क्या की जा सकती है? प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य क्या है? आर्थिक रूप से संभाव्य या सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे लिए संसाधन कहलाती है। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। संसाधनों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया है। देखिए, संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, कई प्रकार में किया गया। अब देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर जो है संसाधन का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। कौन कौन सा? तो जैव एवं अजैव। जैव एवं अजैव दो प्रकारों में किया गया। संसाधन का वर्गीकरण जो है दो प्रकारों में किया गया, जैव एवं अजैव। आइए, समाप्तिया के आधार पर, यानी समाप्तिया के आधार पर, यानी जो समाप्त होने के कगार पे है, नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य, इसका डिटेल से आने वाली आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो जैव हो या नवीकरणीय योग्य हो और नवीकरणीय योग्य हो, सभी का हम डिटेल से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यानी इसमें अधिकार किसका है, इसको देखेंगे। तो व्यक्तिगत है, एक है क्या? पर्सनल है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। ये चार प्रकार के स्वामित्व के आधार पर जो है चार प्रकारों में बांटा गया है। किसको? संसाधन को चार प्रकारों में बांटा गया। अब देखिए, विकास के स्तर के आधार पर तो संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग को। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो है, अभी देखे थे यहाँ पे हम लोग, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव एवं अजैव, इसका हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन, यानी दो प्रकार के संसाधनों में उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जो हमें जैव यानी ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, क्या हो? जिनमें जीवन हो, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। पूछा जाएगा कि जैव संसाधन
किसे कहते हैं या जैव संसाधन क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन जो हमें जीवन से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर? जैसे में मनुष्य है, प्राणी जात है, ठीक है, जैसे मनुष्य या कोई भी प्राणी क्या है, जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अगला देखिए, अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन, यहाँ पे छूट गया, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये दोनों लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। वो जो निर्जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या कहलाते हैं? अजीव संसाधन कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला देखिए, समाप्तियां के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी जो समाप्तियां के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण भी है, दो प्रकार के किया गया। अब देखिए कौन कौन सा? तो एक देखे थे नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और नवीकरणीय, यानी देखिए यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रयोगों द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, जिसका दोबारा जो हम लोग अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी शॉर्ट में बोल सकते हैं कि वे संसाधन जिसका हम अपने जीवन में दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल आदि, ठीक है। अगला देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, वो क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी एक बार उपयोग कर लिए अपने जीवन में तो उसको दोबारा हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे बहुत लंबे इनका निर्माण जो है विकास एवं लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, इसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है खनिज। क्या है? खनिज। आइए अगला टॉप लाइन देखेंगे। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अधिक व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व या निजी व्यक्तियों के पास होता है। अब मान लीजिए किसी किसान का जमीन या घर तो किसी व्यक्ति का होता है, किसी व्यक्तिगत होता है, वो क्या व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व या निजी व्यक्तियों के पास होता है, उदाहरण के लिए किसी किसान का जमीन या घर आदि, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, यानी एक समुदाय के सभी लोग करते हैं, वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी सामुदायिक भवन हो जाए, वो क्या एक समुदाय, उस पर क्या एक समुदाय का अधिकार होता है। वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, समुदाय के उस पर सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, अगला है राष्ट्रीय संसाधन किसी भी प्रकार के वे संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक स्थिति के भीतर मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा के 200 मीटर, 200 मील यानी 200 मील तट रेखा, तट रेखा जो है तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। यानी तट रेखा, तट रेखा समझ रहे होंगे, यानी जो समुद्र की जो तट रेखा है वहां से 200 मीटर, 200 मील के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, उसमें जो भी संसाधन होगा उस पर सभी का अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तट रेखा से 200 मीलों दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। यानी 200 मीटर के बाद जो भी एरिया, 200 मील के बाद जो भी एरिया, उस पर सभी का, किसी का पर्सनली कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी डेवलपमेंट के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन एवं क्या है? संचित संसाधन। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन, संचित संसाधन, यानी चार प्रकार में बांटा गया। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। यानी भविष्य में हो सकता है लेकिन वर्तमान में नहीं हो रही है। संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन क्या है? विद्यमान है, वे क्या कहलाएंगे? संभावित संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। अगला विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाएंगे। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विकसित। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। एक है भंडारित संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में क्या हुए, मानव की पहुंच से बाहर में भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, उससे क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन कहेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि जो है हम और अच्छे से इसका एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। अगला है संचित संसाधन, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, उसे क्या कहेंगे? संचित संसाधन कहलाते हैं। संचित संसाधन, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाएंगे। अगला देखेंगे संसाधनों का विकास। अब देखेंगे संसाधन का विकास कैसे कैसे हुआ है। ठीक है। संसाधनों का विकास, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है। संसाधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन क्या है? प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध मतलब बिना फाजिल का इसका उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। आगे कुछ व्यक्तियों का लालचवश संसाधनों का ह्रास। अगला देखिए, संसाधन समाज के कुछ ही लोग के हाथ में आ गए। संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज 2 हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीरी और गरीबी में बट गया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज के 2 हिस्सों संसाधन संपन्न और संसाधनहीन यानी अमीर और गरीब में बट गए।
ये संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाने से जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक अमीरी और एक गरीबी। एक मतलब जिसके पास संसाधन संपन्न है, बहुत संसाधन है, वो अमीर हो गया, जिसके पास संसाधन नहीं है, संसाधनहीन है, उसको हम गरीबी में बांट दिया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। अब देखिए अगला, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा क्या हो गया? आवश्यक हो गया। आगे देखिए बात करेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी ये संसाधनों का विकास हो, सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न कि वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों के लिए भी क्या हो, आवश्यकता पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि अभी जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, हमारा तो उपयोग में मदद करे ही, साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मददगार साबित हो। आइए एजेंडा 1, एजेंडा 1 देखिए, एजेंडा 1 क्या है? एजेंडा 1 क्या? एजेंडा 21, एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था। यानी एजेंडा 21 जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था। इसका देखिए उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके लिए विशेष में हम लोग जानेंगे। उद्देश्य इसका देखिए, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना था। क्या था? निपटना था। जिसका उद्देश्य था, एजेंडा 21 का उद्देश्य था कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। अब देखिए संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन ऐसा उपयोग अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ऐसे उपयोग अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। यानी संसाधनों नियोजन में संसाधन की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। अगला लाइन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। क्या रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजनों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला देखिए, भारत में संसाधन नियोजन की मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। अगला है संसाधन नियोजन, विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। संसाधन संरक्षण, संसाधन का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी जरूरतों का
भी ख्याल रखा जाए। क्या ख्याल रखा जाए।